So welcome everyone. I am CA Prashant Wadhwani, teaching income tax for CA Inter and IPCC level. Through this video series, we have been revising and practicing different topics of income tax for CA Inter for November 2020 and onwards. And in this video, we are going to practice few questions of the topic residential status and scope of total income. तो मेरी एडवाइस यही होगी कि पहले आप ये वाला टॉपिक जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का उसको पहले रिवाइज कर लें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस देखें तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये मैंने कहाँ से उठाए हैं? ये इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस हैं, या तो ICI के स्टडी मटेरियल से, या तो फिर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस RTP और MTP। इनमें से जो मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगे, बेस्ट मतलब कि थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस, थोड़े से डिफिकल्ट, जिसमें या तो कुछ स्पेशल पॉइंट हो या तो फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मुझे दिखे वो मैंने छांट लिए हैं और इस शीट में डाल दिए हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस शीट को आप दूसरे डिवाइस पे ओपन कर लें या फिर इसका प्रिंट आउट ले लें। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम भी अगर आपको लगता है कि पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चन तो देख नहीं सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखने हैं, 4 क्वेश्चन देखने हैं, तो ये शीट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Sahil, a citizen of India, serving in the Ministry of Human Resources in India, was transferred to Indian Embassy in Germany on 15th March 2019. His income during the financial year 1920 is given hereunder. तो मिस्टर साहिल हैं जो कि इंडियन सिटीजन है, जो कि सर्व कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया में, उनको ट्रांसफ़र कर दिया है जर्मनी, वहाँ की इंडियन एम्बेसी में। कब? 15 मार्च 2019 को। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920, 15 मार्च 2019 को ही वो चले गए हैं। ओके, मतलब हमारा साल शुरू होने से पहले। हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, उनकी इनकम दे रखी है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, देयर आफ्टर रेमिटेड टू इंडियन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Mr. Sahil did not come to India during the financial year 1920. Compute his gross total income for the assessment year 2021. तो इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि मिस्टर साहिल जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं इंडिया के बाहर जर्मनी में, और वो 15 मार्च 2019 को ही जर्मनी चले गए थे, और इस साल वो एक भी दिन इंडिया में नहीं आए। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके अलावा इनकी सारी इनकम दी हुई है जो इन्होंने थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 1920 कमाई, और फिर हमको इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। ऑफ कोर्स उनकी ग्रॉस टोटल इनकम डिपेंड करती है उनके रेसिडेंशियल स्टेटस पे, उसके बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इनकम हमको दी हुई है ये इंडिया में टैक्सेबल है उनके लिए या नहीं है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मई 2020 की जो लेटेस्ट RTP है उसमें भी है। तो सबसे पहले डिस्कशन इस बात का है कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1920 जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो एक भी दिन इंडिया में नहीं आए। ठीक है, अब रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि या तो आप 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हो, या फिर 60 डेज और मोर इंडिया में रहे हो प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर। बट ये तो एक भी दिन नहीं आए, तो 182 डेज और मोर की भी बात नहीं आती है, और इस साल में 60 डेज और मोर की भी बात नहीं आती है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन इन्होंने पूरी नहीं करी, इसलिए वो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको यही बताना पड़ेगा कि मिस्टर साहिल जो हैं वो एक भी दिन इंडिया में नहीं आए हैं, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, मैं इसको लिख के सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये काइंड ऑफ थियरी क्वेश्चंस है, तो इसको हम सोल्यूशन में से डायरेक्ट देख लेंगे और देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको कवर करने हैं एग्जाम में लिखने के लिए। तो पहले हम बता देंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि नॉन रेसिडेंट है अगर, तो उनकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो नॉन रेसिडेंट की केवल कुछ ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। पहली, अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो। दूसरी, अक्रूड इन इंडिया या डीम टू अक्रू इन इंडिया हो। केवल यही वाली इनकम जो होती है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर कोई इनकम है जो अक्रू भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही बताएंगे, एक बार नॉन रेसिडेंट बता दिया तो फिर ये बताएंगे कि नॉन रेसिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, सो यही होता है थ्योरी क्वेश्चंस में कि सबसे पहले हमको प्रोविजन लिखना होता है। प्रोविजन के बाद हम डिस्कशन करते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, और फिर उससे रेलेवेंट हम कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रोविजन बता दिया और फिर डिस्कशन कर लिया कि कुछ एक भी दिन वो इंडिया में नहीं रहे इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है। फिर कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है वो हमने बता दी नॉन रेसिडेंट के लिए, ये प्रोविजन बता दिया। और अब हम इसको क्वेश्चन से रिलेट करके डिस्कस करेंगे कि
कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी नहीं। पहले देखते हैं, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया देयर आफ्टर रेमिटेड टू इंडियन बैंक अकाउंट। हाउस कहां पर है, प्रॉपर्टी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और रेंट रिसीव कहां पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद रेमिट कर दिया जा रहा है, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इंडिया में। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अक्रू है वो इंडिया के बाहर है, अक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। उसके बाद बोला है रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑल्दो उन्होंने बोला है कि रेमिट कर दिया गया है इंडिया में। तो हमने रिवीजन लेक्चर में भी देखा था और सब लोग आप जानते ही हैं कि रिसिट रिसीव्ड इन इंडिया मतलब फर्स्ट रिसिट की बात करते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट रेमिटेंस को रिसीव इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस कौन सी है जहां पर इनकम रिसीव हुई है। फर्स्ट प्लेस यहां पर इस केस में ऑस्ट्रेलिया है जहां पर इनकम रिसीव हुई है। तो अक्रू भी ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव भी बाहर ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर नॉन रेसिडेंट के लिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सब्सिक्वेंटली इंडिया में ट्रांसफर कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी पे इंटरेस्ट मिला है। तो एनएससी जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी है, इसका मतलब सोर्स कहां पे है इनकम का, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में सोर्स है मतलब अक्रूड इन इंडिया, इसलिए ये जो इंटरेस्ट है वो नॉन रेसिडेंट के लिए भी इंडिया में टैक्सेबल होगा बिकॉज द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, ठीक है। सो 25,600 वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। एक बार फिर से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ है, इंडिया में है। सिंस इंडिया में बैंक अकाउंट है दैट मीन्स सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इंडिया है, और सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है मतलब कि इनकम इज अक्रूड इन इंडिया एंड हेंस टैक्सेबल इन इंडिया। बट इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है 3,500 तक का, ठीक है। 3,500 तक का इंटरेस्ट तो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 80 TTA में 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, उसमें भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कवर है, ठीक है। तो इधर हमारा इंटरेस्ट कितना है 3,200, तो 3,500 तक का तो हमको एग्जम्पशन ही है, तो ये पूरा 3,200 एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो उस केस में मतलब दो जनों का जॉइंट अकाउंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो फिर 7,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है। सो 3,200 वैसे तो अक्रूड इन इंडिया है बट एग्जम्प्ट इनकम है, हेंस कोई भी इंसान हो चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, वो जब एग्जम्प्ट इनकम ही है तो उस पर उसको टैक्स नहीं देना है। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी नॉन रेसिडेंट को सैलरी देती है हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि मिस्टर साहिल सिटीजन है इंडिया के, हाँ, मिस्टर साहिल इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज सैलरी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया, मतलब नॉन रेसिडेंट को भी पे किया फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया, तो भी गवर्नमेंट ने पे किया ना, तो फिर वो हमेशा ही अक्रूड इन इंडिया माना जाता है, ठीक है, डीम टू अक्रू इन इंडिया। So this salary 8,15,000 is deemed to accrue in India, hence taxable in India. However, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर इन्होंने सैलरी इनकम कंप्यूट नहीं करके दी है, यहां पर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा 50,000 रुपीज का, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो 8,15,000 अमाउंट है, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 7,65,000 सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर नीचे एक और पॉइंट दिया है, फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सैलरी वाले पॉइंट के साथ ही एक पॉइंट और है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को सैलरी देती है फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया, तो वो तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। हाउएवर अगर फॉरेन अलाउंसेस या परक्विसिट दिए जाते हैं तो वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7, क्या है, एग्जम्प्ट है, ठीक है। सो सैलरी तो टैक्सेबल है बट फॉरेन अलाउंसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है ऐसे केस में वो एग्जम्प्ट रहते हैं। सो दिस 9 लाख इज एग्जम्प्ट। लेट्स सी इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले यही बताया कि मिस्टर साहिल नॉन रेसिडेंट है सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके बाद बताया अ नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स। कुछ ही इनकम के केस में टैक्स लगता है, पहला इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, और दूसरा इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो प्रोविजन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। फिर कंप्यूटेशन, सबसे पहले सैलरीज की बात करी, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8,15,000 थी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देके 7,65,000 और ब्रैकेट में इन्होंने प्रोविजन लिख दिया कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी देती है सिटीजन ऑफ इंडिया को
फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो फिर वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ऑल्दो फॉरेन अलाउंसेस की बात करते हैं तो फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं वो सेक्शन 10 क्लॉज 7 में एग्जम्प्ट होते हैं। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करी तो जैसा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में ही अक्रू हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया में ही रेंट रिसीव हो रहा था, तो ऐसे केस में इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एनएससी 25,600 का जो उस पर इंटरेस्ट मिला है वो इंडिया में टैक्सेबल है बिकॉज इट इज अक्रूड इन इंडिया। एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जो कि एग्जम्प्ट रहता है 3,500 तक, और हमारा तो 3,200 ही है, इसलिए वो एग्जम्प्ट है। और फिर ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हो जाएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन बट जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंट्स, थोड़े दो पॉइंट ऐसे थे, 2 या 3 पॉइंट जो ध्यान आने चाहिए करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Simran, a chartered accountant, is presently working in a firm in India. She has received an offer for the post of Chief Financial Officer from a company at New York. As per the offer letter, she should join the company at any time between 1st September 2019 and 31st October 2019. She approaches you for your advice on the following issues to mitigate her tax liability in India. सो सिमरन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि प्रेजेंटली इंडिया के में फर्म में काम करते हैं और उनको एक ऑफ़र रिसीव हुआ है न्यूयॉर्क की कंपनी से कि आप हमारे यहाँ आए CFO बन जाएं, और उनको ये बोला है ऑफर लेटर में कि आप 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी एडवाइस चाहते हैं। शी अप्रोचेज यू फॉर योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। पहला, डेट बाय विच शी शुड लीव इंडिया टू ज्वाइन द कंपनी, कौन सी डेट पर उन्हें इंडिया छोड़ देना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल में वो भी रेसिडेंट में भी 2 होते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो हम जानते हैं कि अगर आप रेसिडेंट हो जाते हैं और आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाते हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, मतलब बाहर इनकम कमाई हुई होगी, न्यूयॉर्क में कमाई होगी तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। हाउएवर अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो जो इनकम आपने बाहर कमाई उस पर इंडिया में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इनकम अक्रू और रिसीव इन इंडिया पे ही इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, इसलिए वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इंडिविजुअल का, एसएससी का, कि हमको तो टैक्स बचाना है, कम से कम टैक्स पे करना है। तो फायदा कब होगा, जब वो नॉन रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट होने पर कम टैक्स देना पड़ेगा, बाहर की इनकम पे यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रेसिडेंट हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि हम कब यहाँ से चले जाएं कि हम इस साल नॉन रेसिडेंट रहें इंडिया में, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का रेलेवेंस, क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, तो हम इनको बताते हैं। देखिए हमको पता है कि 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है रेसिडेंट बनने के लिए। 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहो, या फिर 60 डेज और मोर इस प्रीवियस ईयर में, और लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर। हाउएवर इसमें सेकेंड वाली कंडीशन में एक एक्सेप्शन होते हैं कि ऐसे केसेस में सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। पहला, अगर इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जाता है, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन। क्या ये वही केस है? हाँ ये वही केस है। इंडियन सिटीजन है सिमरन और वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे 60 डेज वाली और 365 डेज वाली, हम तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर 182 डेज और मोर इंडिया में रहे तो रेसिडेंट, अगर 182 डेज से लेस इंडिया में रहे तो नॉन रेसिडेंट। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो नॉन रेसिडेंट रहें, इसलिए हम चाहेंगे कि वो 182 डेज इंडिया में ना रहें, उससे कम ही रहें। मतलब कि अगर 181 डेज भी वो इंडिया में रहते हैं तो बच जाएंगे, नॉन रेसिडेंट रहेंगे और फिर बाहर की सैलरी पे यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उनको लास्ट डेट बता देते हैं कि इस डेट तक तो आप निकल ही जाना यहाँ से, नहीं तो फिर रेसिडेंट हो जाओगे। सो विल हैव टू काउंट 181 डेज, ठीक है। 181st डे जो 181वां दिन होगा उस पर तो उनको चले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त तक 153 डेज हो रहे हैं। 31 अगस्त तक बचे 28 दिन और, मतलब 181 डेज कहाँ पे हो रहे हैं? 28 सितंबर पे, ठीक है। 28 सितंबर को 181 डेज हो जाएंगे। 29 सितंबर को अगर ये रुक गई यहाँ पर
तो 182 डेज हो जाएंगे और रेसिडेंट हो जाएगी। इसलिए इनको बोलो कि 28 सितंबर तक निकल ही जाना। उससे पहले निकल जाओगे तो भी चलेगा, नहीं तो 28 सितंबर के दिन तो यहाँ से चले ही जाना, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम अ नॉन रेसिडेंट। और फिर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो बाहर की इनकम पर यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं क्या एडवाइस दी गई है। सबसे पहले तो बता दिया, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ द स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है। तो इन्होंने वही बता दिया कि सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे, सिर्फ 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करेंगे। कौन से केसेस में? जब इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर दूसरी चीज, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है विजिट पे, ठीक है, वो बाहर इंगेज्ड है इन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंडिया विजिट पे आता है, ठीक है। So since Simran is leaving India for the purpose of employment outside India, she will be treated as resident only if she stays in India for 182 days or more. Therefore, Simran should leave India on or before 28th September, in which case her stay in India would be less than 182 days and she would become non-resident for the purpose of taxability. And in such a case, only the income which accrues or arises in India or which is deemed to accrue or arise in India or received or deemed to be received in India shall be taxable. ठीक है, सो द इनकम अर्न बाय हर इन न्यूयॉर्क वुड नॉट बी टैक्सेबल इफ शी लीव्स ऑन और बिफोर 28 सितंबर। बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है ये आंसर, इसी तरीके से हमको लिखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या पूछा है उन्होंने, किस चीज के लिए एडवाइस ली है? डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ हर सैलरी टू हर बैंक अकाउंट इन दिल्ली मेंटेन्ड जॉइंटली विद हर मदर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ हर फैमिली। तो वो क्या करती है, डायरेक्टली जो अपनी सैलरी है उसका कुछ हिस्सा दिल्ली के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि दिल्ली में उनकी मम्मी रहती हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके घर खर्च वगैरह के लिए डायरेक्टली सैलरी वो वहाँ क्रेडिट करवा देती है। तो इस केस में हम क्या एडवाइस देंगे उनको? देखो, जैसा हमने देखा, रिसीव्ड इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अब वो डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं दिल्ली में, तो वो वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ऑल्दो वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट रिसिट। तो हम उनको बोलेंगे काम करो, आप ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे रहते हैं ये? न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क में ही सैलरी रिसीव करो और उसके बाद इंडिया में रेमिट कर दो, ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हम तो क्या देखते हैं, रिसीव्ड इन इंडिया मतलब फर्स्ट रिसिट, पहली बार इनकम कहाँ पर रिसीव हुई। तो डायरेक्टली दिल्ली में लोगे तो दिल्ली में, इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो फिर क्या करो, पहले न्यूयॉर्क में लो, फर्स्ट रिसिट वहां पे हो जाए, तो फिर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, फिर रिमिट कर देना, ठीक है। सो दैट वुड बी द एडवाइस वी वुड गिव। देखते हैं क्या बोला है। इफ एनी पार्ट ऑफ सिमरन्स सैलरी विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू हर बैंक अकाउंट इन दिल्ली, देन द पार्ट ऑफ हर सैलरी वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया and that would be chargeable to tax even if she is a non-resident. Therefore, Simran should receive her entire salary in New York and then remit the required amount to her bank account in Delhi, in which case the salary earned would not be subject to tax in India. ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट था। लास्ट सी, पीरियड फॉर विच शी शुड स्टे इन इंडिया व्हेन शी कम्स ऑन लीव। अब बात आती है कि जब वो लीव पे इंडिया आ रही है तो कितने टाइम उनको यहाँ पे रहना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में हमने इनको एडवाइस की थी कि 28 सितंबर तक चले जाना। तो एज्यूम करते हैं कि वो 28 सितंबर को ही गई, तो 181 डेज तो वो रह के गई है इस साल, ठीक है। तो अब तो आना ही मत, क्योंकि एक दिन भी अब इंडिया में आ गए इस साल में तो फिर 182 डेज हो जाएंगे, फिर तो आप रेसिडेंट हो जाओगे, फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो आपको ढेर सारा टैक्स भरना पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर की इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस साल तो आप आओ ही मत इंडिया में, ठीक है। अगले सालों में जब भी आपको आना है तो कितने दिन के लिए आ सकते हो? तो जैसा कि हमने देखा, जो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन है वही लगती है, केवल 60 डेज वाली नहीं लगती है। कब? जब इंडियन सिटीजन एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट, ठीक है, जब वो एम्प्लॉयमेंट में बाहर एंगेज्ड है, बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज्ड है और इंडिया विजिट पे आते हैं, तो उसमें भी सेकंड केस नहीं देखते, सेकंड कंडीशन नहीं देखते 60 एंड 365 डेज वाली, हम फर्स्ट कंडीशन ही देखते हैं 182 डेज वाली। तो जब ये लीव पे इंडिया में आएंगी तो ये इस कंडीशन में फिट बैठेंगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो कि इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है और कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है, तो इसमें फिट बैठ गए। तो 182 डेज वाली कंडीशन ही चेक करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम उनको बोलना, अगले सालों में जब भी आओगे आप तो 182 डेज से कम ही रहना, 181 डेज या उससे कम, 182 डेज मत यहाँ पर गुजारना लीव पे। तो यही उनको हम एडवाइस देंगे। और इस साल तो आना ही मत, क्योंकि 181 डेज हो चुके हैं।
In case Simran visits India after taking up employment outside India, she would be covered in the second exception provided above, and she will be treated as resident only if the period of her stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. यहाँ पर second exception क्या बोला है? Second exception वही, ठीक है, कि engaged outside India in employment business profession and comes to visit India. Therefore, when Simran comes India on leave, she should stay in India for less than 182 days during the relevant previous year so that her status remains as a non-resident. Moreover, she should not visit India again during the current previous year. I hope ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मिस्टर केविन, a non-resident, entered into the following transactions during the financial year 1920. तो मिस्टर केविन है, नॉन रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए फाइनेंशियल ईयर 1920 में. इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा? एग्जामिन ब्रीफली वेदर द अबव रिसिट्स आर चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. तो ये पांचों ट्रांजेक्शन्स देखने हैं और हमको बताने हैं कि ये इंडिया में टैक्सेबल हैं या नहीं है. एक एक करके देखते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं और उनको रीड करते हैं. पहला, रिसीव्ड 20 lakhs फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट फॉर यूज ऑफ पेटेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया. तो एक नॉन रेसिडेंट से 20 लाख रिसीव किए फॉर यूज ऑफ पेटेंट, ठीक है, फॉर अ बिजनेस इन इंडिया. तो पेटेंट एक इंटैंजिबल है जिसको हम राइट टू यूज किसी को देते हैं. पेटेंट किसी को हम देते हैं, उसके बदले जो हमको कंसिडरेशन मिलता है उसको रॉयल्टी कहा जाता है, ठीक है. तो हमने देखा था कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन केसेस में इनकम अक्रूड इन इंडिया कब मानी जाती है? इनकम अक्रूड इन इंडिया तब मानी जाती है जब वो रॉयल्टी जिस चीज के अगेंस्ट, जिस भी इंटेंजिबल के अगेंस्ट रॉयल्टी आपको मिली है, वो चीज इंडिया में यूज हुई. जैसे इस केस में पेटेंट, अगर वो इंडिया में यूज हुआ है तो फिर इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी क्योंकि अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी. वैसे ही अगर आपने लोन दिया है तो वो लोन अगर इंडिया में यूज हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस तो फिर माना जाता है कि वो इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू हुआ है. वैसे ही फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो जो सर्विसेज आपने दी है वो इंडिया में यूटिलाइज हुई है तो फिर माना जाता है कि उस पर जो इनकम है दैट इज अक्रूड इन इंडिया. मतलब हम क्या देखते हैं? यूटिलाइजेशन देखते हैं हम, ठीक है. तो इस केस में पेटेंट यूटिलाइज कहां पे हो रहा है? इंडिया में यूज हो रहा है. तो फिर मान लिया जाएगा कि वो अक्रूड इन इंडिया है, और अक्रूड इन इंडिया है तो फिर नॉन रेसिडेंट को भी वो इंडिया में टैक्सेबल है. तो मिस्टर केविन को वो इंडिया में टैक्सेबल होगा. देखते हैं इसका आंसर. पहला, taxable. Amount of 20 lakh received from non-resident is deemed to accrue or arise in India since the patent was used for business in India. Therefore, the amount is chargeable to tax in India. उसका use देखते हैं. use कहाँ पे हुआ है? इंडिया में use हुआ है तो taxable in India. Next point. Received foreign currency equivalent to 15 lakhs from a non-resident Indian for use of know-how for a business in Sri Lanka, and this amount was received in Korea. नॉन रेसिडेंट से 15 लाख रुपए मिले, उसका फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट मिला फॉर द यूज ऑफ नो हाउ. हमने उनको नो हाउ दिया, उसके बदले हमको कंसिडरेशन मिला, दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी, ठीक है. अब नॉन रेसिडेंट से मिला, हमको ये चेक करना है कि वो नो हाउ यूटिलाइज कहाँ हुआ. अगर इंडिया में यूटिलाइज हुआ होगा तो डीम टू अक्रू इन इंडिया, बट इन्होंने कहा है कि वो नो हाउ श्रीलंका में यूटिलाइज हुआ है और जो कंसिडरेशन हमको रिसीव हुआ है वो कोरिया में रिसीव हुआ है. मतलब अक्रू भी बाहर क्योंकि यूटिलाइजेशन बाहर है और रिसीव्ड भी बाहर. तो जब अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा. देखते हैं इसका आंसर. नॉट टैक्सेबल. फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू ₹15 lakhs received in Korea from a non-resident for the use of know-how for a business in Sri Lanka is not deemed to accrue or rise in India since it is in respect of business carried on outside India. हाँ, know-how किसके लिए है? इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए. Also the amount was received outside India. इंडिया के बाहर ही रिसीव हुआ. Therefore the same is not chargeable to tax in India. Next point. Received 7 lakhs from RR Limited, an Indian company, as fees for providing technical services in India. Technical services दी, उसके बदले में फीस मिली. Technical services कहाँ पे यूज हो रही है? इंडिया में यूज हो रही है, ठीक है. So since the technical services are used in India, hence income would accrue, deemed to accrue in India, hence taxable in India for the non-resident. बहुत ही आसान. Taxable. Amount of 7 lakh received from RR, an Indian company, is deemed to accrue or rise in India
सिंस इट इज फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया। देखिए हम हर केस में यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में हम यूटिलाइजेशन देखते हैं कि कहाँ यूटिलाइज हुई है सर्विसेज या इंटेंजिबल या लोन। सो देयरफॉर द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट डी, रिसीव्ड 5 लाख फ्रॉम आर एंड कंपनी मुंबई, रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट से हमको 5 लाख मिले हैं फॉर कंडक्टिंग द फीजिबिलिटी स्टडी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इन नेपाल। प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है? नेपाल में। उसके लिए हमने फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करी, मतलब हमने सर्विसेज दी, टेक्निकल सर्विसेज, उसकी फीस हमको मिली। टेक्निकल सर्विसेज यूटिलाइज कहाँ हुई है? नेपाल में, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट कहाँ पे है? नेपाल में। एंड द पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड इन नेपाल। फिर से सर्विसेज यूटिलाइज बाहर हुई, पेमेंट भी बाहर मिला। सो अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड, अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, so not taxable. Amount of 5 lakh received in Nepal from R and company, a resident, for conducting feasibility study is not deemed to accrue or arise in India, since such study was done for project outside India. The amount was also received outside India, therefore the same is not chargeable to tax in India. Last point, received 8 lakhs towards interest on monies borrowed by a non-resident for the purpose of business within India. Amount was received in Korea. ध्यान से सुने, एक नॉन रेसिडेंट को हमने लोन दिया, उस लोन पर हमने 8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट रिसीव किया। अब बात आती है कि लोन यूटिलाइज कहाँ हुआ है। तो जब हम नॉन रेसिडेंट को लोन देते हैं तो इनकम अक्रूड इन इंडिया केवल तब मानी जाती है जब वो लोन इंडिया में बिजनेस के लिए यूज हुआ हो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्लाइट वेरिएशन के साथ आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि नॉन रेसिडेंट से हमको इंटरेस्ट जो मिला, तो जो लोन हमने उनको दिया था वो लोन इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग सम अदर इनकम, नॉट बिजनेस, अर्निंग फॉर सम अदर इनकम। तो अगर कोई और इनकम कमाने के लिए नॉन रेसिडेंट ये लोन इंडिया में यूज करता है तो फिर वो इंटरेस्ट डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं होता है। केवल उस केस में जब वो पैसा बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रहा हो इंडिया में, तब ही वो उस पर जो इंटरेस्ट है वो डीम टू अक्रू इन इंडिया होता है। ठीक है, सो इस केस में इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो पैसा यूज हो रहा है, इसलिए भले ही नॉन रेसिडेंट से हमको मिला है इंटरेस्ट, बट फिर भी वो इंटरेस्ट डीम टू अक्रू इन इंडिया, हेंस टैक्सेबल इन इंडिया। सो E, taxable. Amount of 8 lakh received in Korea towards interest on monies borrowed by a non-resident for the purpose of business within India is deemed to accrue or rise in India since money borrowed was used for the purpose of business in India. अगर किसी और पर्पसेस के लिए इंडिया में यूज होता ये पैसा नॉन रेसिडेंट द्वारा, तो फिर ये इंटरेस्ट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होता और टैक्सेबल नहीं करते। So this was the question. Next, fourth question पे चलते हैं। Daisy Limited, a foreign company incorporated in USA and engaged in the manufacturing and distribution of diamonds, set up a branch office in India in June 2019. So Daisy Limited एक फॉरेन कंपनी है जो कि यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है। वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमंड्स। अब उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस सेटअप किया है इंडिया में जून 2019 में। The branch office was required to purchase uncut and unassorted diamonds from the dealers of Mumbai and export them to USA. ब्रांच ऑफिस क्या करता है? अनकट और अनएसॉर्टेड डायमंड्स जो रहते हैं, रफ डायमंड्स, वो डीलर्स से मुंबई में खरीदता है और एक्सपोर्ट करता है यूएसए। ठीक है, क्या करते हैं? रफ डायमंड्स को इंडिया में खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू यूएसए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्सपोर्ट अमाउंटेड टू 75 लैक्स। उससे प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने साल भर में? 75 लैक्स। आउट ऑफ 20 शेयर होल्डर्स ऑफ डेजी लिमिटेड 12 शेयर होल्डर्स आर नॉन रेसिडेंट। 20 शेयर होल्डर में से 12 शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है। तो कई बार होता है क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें से आपको ही छांटना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है और कौन सी काम की नहीं है। ऑल द मेजर डिसीजंस वर टेकन थ्रू बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड एट यूएसए। जो मेजर डिसीजंस इस एंटिटी के लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? यूएसए से। बोर्ड मीटिंग कहाँ पे होती है? यूएसए में। तो डिसीजंस, जो मेन डिसीजंस हैं वो यूएसए से लिए जाते हैं। अब क्या बोला है हमको? पहला,
डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डेजी लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। डेजी लिमिटेड का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। तो हम जानते हैं कंपनी के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया अगर दो में से एक चीज़ हो जाती है। पहला, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट है, फिर कुछ चेक नहीं करना है। क्या ये इंडियन कंपनी है? नहीं, ये तो फॉरेन कंपनी है, तो इस केस में तो ये नहीं आए। दूसरा, अगर एक कंपनी का पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो उस साल रेसिडेंट कहलाएगी। ठीक है। अब इस केस में हमको दिया है कि बोर्ड मीटिंग बाहर होती है और सारे मेजर डिसीजंस यूएसए में लिए जाते हैं। तो समझ में आता है कि जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मेन डिसीजंस लिए जा रहे हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, द मेजर कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन आउटसाइड इंडिया। यूएसए से वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर है। तो फॉरेन कंपनी है, पोएम भी बाहर है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले का आंसर तो हम लिख देंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है। देखते हैं कैसे लिखा है। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, अ फॉरेन कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया in the previous year 1920 if its place of effective management poem in that year is in India. Place of effective management means the place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made. In this case, since all major decisions were taken through board meetings held at USA, the place of effective management of this foreign company is outside India. Hence, डेजी लिमिटेड इज नॉन रेसिडेंट। तो पहला पार्ट तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्या पूछा है? डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। अब जो एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा? अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स को यहाँ पर ब्रांच ऑफिस में खरीदते हैं डीलर्स से और एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या ये इस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? तो नॉन रेसिडेंट के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, जो या तो अक्रू इन इंडिया हो, डीम टू अक्रू इन इंडिया हो, रिसीव इन इंडिया हो, डीम टू रिसीव इन इंडिया हो। अब हमको देखना है कि क्या ये अक्रू इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया में आता है। तो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कौन सी टाइप की इनकम को डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले गलत आंसर बताऊंगा, फिर सही की तरफ लेके चलूंगा, तो इस क्वेश्चन का रिलेवेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अनअसॉर्टेड एंड अनकट मतलब रफ डायमंड्स को डिस्प्ले करती है केवल, ठीक है, SNZ में, स्पेसिफिक स्पेशल नोटिफाइड जोन में डायमंड को डिस्प्ले करती है, तो उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, इसलिए वो अक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी इनकम, अगर सिर्फ डिस्प्ले करती है तो। जैसे ही हम गलत चीज बता रहा हूं पहले, जैसे ही हम ये क्वेश्चन देखते हैं हमारा ध्यान इस पॉइंट पे चला जाता है कि अनकट एंड अनअसॉर्टेड है, तो वहाँ उसमें तो सिर्फ डिस्प्ले वाली जो है उसको हमने बोला है कि डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं है, बट यहाँ पर तो बेच रहे हैं, बेचने के केस में क्या होगा? बट एक्चुअली ये वाला पॉइंट इसमें लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एक दूसरा पॉइंट है जो बोलता है कि अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है जिसका काम है सिर्फ इतना कि वो इंडिया में गुड्स खरीदती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इट आउटसाइड इंडिया, सही चीज बोल रहा हूँ, इंडिया में गुड्स खरीदती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इट आउटसाइड इंडिया, तो इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा और डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट ये वाला लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया वाला। अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड वाला पॉइंट तो यहाँ पर लगना ही नहीं वाला है, क्योंकि वो तो सिर्फ डिस्प्ले वाले केस में, वो तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द आपको दे दिए ताकि आपका ध्यान सीधे उस पॉइंट पे चला जाए और आप बोले कि नहीं डिस्प्ले थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो बेच रहे हैं, तो इसको तो डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। लेकिन नहीं, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी गुड्स परचेस किए जाते हैं यहाँ पे नॉन रेसिडेंट द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग, तो फिर उसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते और इनकम अक्रूड इन इंडिया नहीं मानते। देखते हैं इसका आंसर। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इनकम विच इज deemed to accrue rise in India is taxable in India. As per explanation, in case of non-resident, no income shall be deemed to accrue rise in India to him through or from operations which are confined to purchase of goods in India for the purpose of export. Accordingly, profit of 75 lakhs from export of uncut and unassorted diamonds purchased from dealers of Mumbai by Daisy Limited would not deem to accrue or arise in India. Hence, the same would not be taxable in India. Simple point. But confuse कर दिया इन्होंने। जिसने सिर्फ ऊपर से ये पॉइंट देखे होंगे अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड वाला, तो वो तो गलत प्रोविजन लगा के आएगा और इसमें गलती कर देगा।
ठीक है। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें लिया। तो ये 4 क्वेश्चन मेनली मैंने लिए थे पिछले पास्ट एग्जामिनेशन या आरटीपी या एमटीपी में से, जो मेरे को थोड़े से स्पेशल लगे। उसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी डाल दिए, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाला 5th क्वेश्चन इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जा रही थी। तो आप ये क्वेश्चन देख लो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जा रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जा रहे हैं। देखते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एजेड 45 ईयर्स, बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो इन्होंने एक लिस्ट दे दी इनकम्स की, ढेर सारी इनकम आपको दे दी, और बोला है कि बताओ ये आरओआर के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा कि नहीं, आरएनओआर के हाथ में क्या, और एनआर के हाथ में क्या। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। देखो हम जानते हैं आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में यही लिखेंगे कि जो आरओआर होता है उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है। जो आरएनओआर होता है उसके लिए इनकम अक्रू इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल होती है। और तो और ऐसी इनकम भी टैक्सेबल होती है जो अक्रू भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, बट फ्रॉम अ बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो वो आरएनओआर के लिए इंडिया में टैक्सेबल होती है। और नॉन रेसिडेंट के केस में तो सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होती है जो इंडिया में या तो अक्रू हुई हो, या डीम टू अक्रू हुई हो, या रिसीव हुई हो, या डीम टू रिसीव हुई हो। ठीक है, तो जो इनकम बाहर अक्रू हुई है और रिसीव भी बाहर हुई है वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती है। ये पूरा प्रोविजन सबसे पहले हम लिख देंगे, इसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 10,000, 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो आरओआर के केस में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, तो पूरा 10,000 इंडिया में टैक्सेबल। आरएनओआर के केस में क्या होगा, इनकम अक्रू तो बाहर हुई है बट रिसीव इंडिया में हुई है कितनी, 50%, तो सिर्फ 50% मतलब 5,000 पे आरएनओआर को यहां पर टैक्स देना है। सेम एनआर के लिए कि इनकम अक्रू तो बाहर हुई है बट रिसीव इंडिया में हुई है 50%, तो फिर 50% ही यहां पर टैक्सेबल होगी, मतलब 5,000। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। बिजनेस कहां पर है, चेन्नई में, मतलब अक्रू कहां पर, इंडिया में। तो जब इनकम अक्रू इंडिया में होती है या रिसीव इंडिया में होती है तो रेजिडेंशियल स्टेटस कोई सा भी हो आपका, आपको यहां पर टैक्स देना ही है। तो तीनों को 20,000 पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। बिजनेस कहां पे है, चेन्नई में। फिर दिया हुआ 50% रिसीव्ड इन इंडिया, उससे हमको क्या मतलब, जब अक्रू इंडिया में हो रही है तो फिर रिसीव कितनी भी हुई हो ना भी हुई हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन। शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं, इसका मतलब इनकम अक्रू इन इंडिया है। डिविडेंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ऐसे हुआ हमको इंडियन कंपनी के शेयर्स से, तो फिर इनकम अक्रूड इन इंडिया है, तो फिर रिसिप्ट पे हमको कोई मतलब नहीं है। तीनों के लिए ये भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन। देखो डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, सबके लिए 1034 में। हाँ, 115 बीबीडीए, 115 बीबीडीए में 10 लाख से ऊपर का अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो जो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। बट ये हमको दिया है ब्रिटिश कंपनी से हमको डिविडेंड मिला है, तो ये एग्जम्प्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, रिसीव भी लंदन में हुआ है और ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड मिला है, मतलब कि अक्रू आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो आरओआर को तो यहां टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आरओआर को यहां टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। एनआर और आरएनओआर को यहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी। जर्मनी में प्लांट है, वो सेल कर दिया। 50% ऑफ द प्रॉफिट्स रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो आरओआर है उसके लिए तो पूरा टैक्सेबल 40,000। हाउएवर प्लांट जर्मनी में है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है ना, तो अक्रू भी जो इनकम हुई उस पर वो भी आउटसाइड अक्रू हुई है। तो फिर देखेंगे रिसीव कितना हुआ इंडिया में, 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, तो आरएनओआर और एनआर के लिए सिर्फ 50% वाला पोर्शन जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, मतलब 20,000। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। बिजनेस कहाँ है, जर्मनी में। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, दिल्ली में। यहां पर आरएनओआर वाला केस आ गया, तो आरओआर के लिए तो पूरा टैक्सेबल 70,000। आरएनओआर के लिए भी पूरा टैक्सेबल, क्योंकि भले अक्रू बाहर हुआ है, रिसीव थोड़ा सा इंडिया में हुआ है, थोड़ा सा बाहर हुआ है, बट बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। जब ऐसा केस होता है बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो फिर आरएनओआर के लिए भी इंडिया में पूरा टैक्सेबल होता है। तो 70,000 पूरा आरएनओआर के लिए टैक्सेबल। हाँ, नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ उतना ही टैक्सेबल होगा इंडिया में जितना रिसीव इंडिया में हुआ है, क्योंकि बिजनेस तो जर्मनी का है तो अक्रू तो बाहर हुआ है, तो रिसीव कितना हुआ इंडिया में 40,000, तो नॉन रेसिडेंट के लिए 40,000 टैक्सेबल इन इंडिया।
प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड इंटायरली फ्रॉम लंडन। बिजनेस कहाँ पे है? दिल्ली में। बात ही खत्म हो गई, मैनेज कहीं से भी हो रहा हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे केस में, क्योंकि बिजनेस इंडिया में है तो इनकम अक्रू इन इंडिया, तो तीनों को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंडन ब्रॉट टू इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है? लंदन में। और रिसीव कहां पे हुआ है इनकम? लंदन में। उसके बाद रेमिट कर दिया इंडिया में, ठीक है। तो अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो सिर्फ आरओआर को ही इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आरएनओआर और एनआर को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्पेशल पॉइंट इसमें क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो वेरिएशन कैसा करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटेड, वो लिखेंगे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फिर आपको ध्यान देना है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे देना है आरओआर के केस में जब इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है तो, ठीक है। 30% डिडक्शन खुद देना पड़ेगा। हाउएवर इस केस में कंप्यूटेड लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो अक्रू इन इंडिया, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंडिया। तीनों के लिए इंडिया में टैक्सेबल। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। टेक्निकल सर्विसेज रेंडर कहां पे की गई हैं? इंडिया में करी गई है, ठीक है। इसका मतलब यूज कहां पे हुई होंगी टेक्निकल सर्विसेज? इंडिया में। तो फिर टेक्निकल सर्विसेज जब इंडिया में यूज हुई है तो डीम टू अक्रू इन इंडिया, और तीनों केस में टैक्सेबल इन इंडिया। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। बिजनेस कहां पे है? मुंबई में, तो तीनों के लिए इंडिया में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, वहां पे इनकम रिसीव हुई और उस पर क्या होगा? कंप्यूट करी हुई इनकम है ये, तो सेम पॉइंट वैसा ही आ गया। आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा इंडिया में, बाकी दोनों के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि अक्रू भी बाहर और रिसीव भी बाहर। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या है? तो फॉरेन में पिछले कुछ सालों में इनकम कमाई थी जो कि अब इंडिया में लेके आ गए, ठीक है। तो अरे रिसीव तो बाहर हुई थी ओरिजिनली, अक्रू भी बाहर हुई थी, अरे तो सब्सिक्वेंटली हम इंडिया ले आए तो क्या हो गया? ये रिसीव्ड इन इंडिया थोड़ी माना जाएगा, ठीक है। इसलिए ये तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, ये तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये आपकी इनकम है ही नहीं, ये तो बाहर कमाई हुई इनकम है, वो भी पास्ट ईयर्स की, इस ईयर की थोड़ी है। हम तो क्या है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगाते हैं, ये तो इनकम इन्होंने पहले ही कमा दी है। तो आरओआर के केस में भी तब टैक्स लगता ना जब वो इस साल की इनकम होती, ठीक है। बट ये तो पास्ट ईयर्स की इनकम है, तो इस साल तो किसी को टैक्स उस पर देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो वैसे तो एग्जम्प्ट होती है केवल तब जब वो इंडिया की लैंड पे हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में हो, उस पर आपने जो इनकम कमाई, एग्रीकल्चरल इनकम कमाई, वो एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के बाहर है तो वो एग्जम्पशन में कवर नहीं है, ठीक है। तो एग्जम्पशन में कवर नहीं है तो फिर आरओआर को टैक्स लग जाएगा। हाउएवर आरएनओआर और एनआर को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि अक्रू बाहर हुई है और रिसीव भी बाहर हुई है, सब्सिक्वेंटली रेमिट इंडिया में कर दिया गया है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। प्रोफेशन कहाँ है? केन्या में। सेटअप कहाँ पे हुआ है? कहाँ से हुआ है? इंडिया में। रिसीव केन्या में हुआ है बट स्पेंड इंडिया में किया गया। देखो हम तो देखेंगे प्रोफेशन कहाँ पे है, केन्या में, और सेटअप इंडिया से हुआ है, तो ये आरएनओआर वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो आरओआर के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पे टैक्सेबल हो गई। आरएनओआर के केस में भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा, कारण ये है कि प्रोफेशन जो है वो सेटअप इंडिया में हुआ है, ठीक है। एनआर के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग। तो वेडिंग पे जब गिफ्ट रिसीव होता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, सबके लिए एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई। तो एसबीआई में अकाउंट है, मतलब अक्रूड इन इंडिया, तो तीनों के लिए टैक्सेबल 12,000 12,000 12,000। हाउएवर 10,000 का डिडक्शन 80 TTA में मिलता है आपको, ठीक है। तो जीटीआई में तो ये आ जाएगा, बट फिर नीचे आपको डिडक्शन दे देंगे 10,000 का तीनों को, और फिर आपकी टोटल इनकम में से मतलब 10,000 से घट के आएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया। बिजनेस बाहर, कंट्रोल भी बाहर हो रहा है, सिर्फ आरओआर को यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस एंड इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो एग्जम्प्ट होता है क्योंकि उस पर सीडीटी पे कर चुके होते हैं, तो सबके लिए एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान। इंडिया की लैंड से एग्रीकल्चरल इनकम हुई है तो वो एग्जम्प्ट होती है, तो तीनों के लिए एग्जम्प्ट। तो हमने सारे पॉइंट्स ये डिस्कस कर लिए, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स है।
Mr. Soham, an Indian citizen, left India on 20th April 2017 for the first time. 20 अप्रैल 2017 मतलब 2 साल पहले वो इंडिया छोड़ के गए फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेटअप अ सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर. सिंगापुर में सॉफ्टवेयर फर्म सेटअप किया. ऑन 10th अप्रैल 2019, इस साल 10 अप्रैल को, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ LK Limited, an Indian company, for the transfer of technical documents and designs to set up an automobile factory in फरीदाबाद. तो फिर उन्होंने 10 अप्रैल को एक अग्रीमेंट किया इंडियन कंपनी से. वो वहाँ से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और डिज़ाइन इंडियन कंपनी को सप्लाई करने वाले हैं, जो कि यूज़ होंगे इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए फरीदाबाद में. He reached India along with his team to render the requisite services on 15th May 2019. 15 मई 2019 को वो इंडिया आए and was able to complete his assignment on 20th August 2019. 20 अगस्त को सर्विस कंप्लीट करी and left for Singapore on 21st August. 21 अगस्त को वापस सिंगापुर चले गए. He charged 50 लाख for services. 50 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए. Determine the residential status. पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे. तो हम जानते हैं रेसिडेंट कब होता है, जब 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो या 60 डेज और मोर इंडिया में रहा हो और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रहा हो. ऑल दो 60 और 365 डेज वाली कंडीशन हम नहीं देखते हैं इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड कम्स टू विजिट इंडिया. ठीक है, तो इस केस में यही हो रहा है. सिटीजन इंडिया के बाहर इंगेज्ड है फर्म में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, और वहाँ से अब इंडिया विजिट करने आए हैं अब कुछ काम से, तो फिर वो इस केस में कवर हो गए. तो इनको जो सेकंड 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन है वो चेक नहीं करनी है, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है. देखते हैं कितने दिन इंडिया में थे. 15 मई को वो आ गए, तो मई के 16 दिन, इनफैक्ट 17 दिन, क्योंकि डेट जिस दिन वो अराइव किए वो भी इंक्लूड किया जाता है इंडिया में, और जिस दिन डिपार्चर है उस दिन भी माना जाता है कि इंडिया में थे. फिर जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 21 दिन, 99 डेज वो इंडिया में थे. केवल हमको तो 182 डेज चेक करने थे, 99 ही थे, तो ये नॉन रेसिडेंट है. सबसे पहले बता दिया रेसिडेंट कब बोला जाएगा, फिर ये भी बोल दिया कि कब 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करना है. इस केस में वो 99 डेज ही थे, इसलिए वो नॉन रेसिडेंट है. रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 2021 इज नॉन रेसिडेंट. इसको रीड कर लें, पूरे वही प्रोविजंस लिखे जो अभी हमने डिस्कस किए. अब जो 75 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं वो चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं इंडिया में, ये देखना है. एग्जामिन whether the fees charged from LK Limited would be chargeable to tax in his hands under the Income Tax Act. तो 75 लाख रुपए जो इन्होंने चार्ज किए वो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं डिस्कस करते हैं. उन्होंने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी. एक तो उन्होंने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डिज़ाइन ट्रांसफ़र करे, तो इसके बदले जो इनको कंसिडरेशन मिला वो कंसिडरेशन जो है वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर है. जब आप इंटेंजिबल्स जैसे कि ब्रांड, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि प्रोसेस, जैसे कि नो हाउ, जैसे कि डिज़ाइन, ये सब चीज़ें जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, इनको राइट टू यूज़ इनका ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो कंसिडरेशन आप रिसीव करते हैं वो रॉयल्टी कहलाती है. और इन सब से रिलेटेड ही अगर आप कुछ सर्विसेज भी देते हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो कंसिडरेशन आता है वो रॉयल्टी कहलाता है. ये हमको रॉयल्टी की डेफिनेशन में दिया गया है. ठीक है, ये 50 लाख, ये जो 50 लाख है वो रॉयल्टी है. अब बात आती है कि रॉयल्टी कब इंडिया में टैक्सेबल होती है. अगर वो एक रेसिडेंट से मिली है, क्या उनको रेसिडेंट से मिली है? हाँ, इंडियन कंपनी से मिली है, तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट. तो अगर रेसिडेंट से मिली है वो कंसिडरेशन, तो हम देखते हैं कि जो हमने उनको इंटेंजिबल ट्रांसफ़र किया है वो यूटिलाइज़ कहाँ किया गया है. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूटिलाइज़ कहाँ हो रहे हैं? फरीदाबाद में, इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए. ये डिज़ाइंस और ये सर्विसेज कहाँ पर यूज़ हो रही है? इंडिया में. तो जब इंडिया में यूज़ हो रही है तो जो कंसिडरेशन मिला वो डीम टू अक्रू इन इंडिया मान लिया जाता है, और उस पर इनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. ऑल्दो ये नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए अक्रूड इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया होता है. देखते हैं क्या दिया है. इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ओनली इनकम विच अक्रूज और अराइजेज और डीम टू अक्रू अराइज और विच इज रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है,
In this case, Mr. Soham, a non-resident, charges fees from LK Limited, an Indian company, for transfer of technical documents and design. ठीक है, केस बता दिया कि हुआ क्या है. फिर रॉयल्टी की डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि क्या इंक्लूड है. मीन्स कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर एलिया अ डिजाइन एंड ऑल्सो फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन कनेक्शन विद सच एक्टिविटी. जो हम डिस्कस कर रहे थे कि डिजाइन के अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन मिलता है वो क्या माना जाता है, रॉयल्टी माना जाता है. और उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज भी आपने दी है तो वो भी उसके अगेंस्ट भी जो कंसिडरेशन है वो आपको रॉयल्टी माना जाएगा. Therefore, the fees received by Soham for transfer of technical documents and design would fall within the meaning of royalty. उसके बाद बोला as per section 9 subsection 1 clause 6, income by way of royalty payable by a person who is resident. अगर resident से royalty मिलती है would be deemed to accrue or arise in India, तो उसको माना जाएगा कि इंडिया में deemed accrue or arise in India है in the hands of non-resident except where, हमेशा माना जाएगा कि इंडिया में अक्रू हुई है. कब नहीं माना जाएगा? जब यूटिलाइज बाहर हुई है. एक्सेप्ट वेयर सच रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन used or for services utilized for the purpose of business carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning income from any source outside India. But यहाँ पर यूटिलाइज कहाँ पे हुई है? इंडिया में ही हुई है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगी. In this case, since the royalty is payable by Indian company to Mr. Soham, a non-resident, in respect of services utilized for the purpose of business in India, services utilized कहाँ पे हो रही है? इंडिया में. The same is deemed to accrue or arise in India and hence taxable in India in the hands of Mr. Soham. तो ये था आज के हमारे क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चन हमने देखे. क्वेश्चन मैंने वही उठाए जो थोड़े से स्पेशल थे, थोड़े से अलग लगे, जो एग्ज़ाम में जाने से पहले हम पढ़ के जाएं तो हमको एग्ज़ाम में अच्छे से याद आ जाता है. ठीक है, सो उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस उठाए थे. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग. तो रिवीजन वीडियोस देखें या फिर आप खुद से रिवाइज करें और उसके बाद ये क्वेश्चंस देखें तो ये आपको काम आएगा. ये आप एग्ज़ाम के थोड़ा पहले भी आप ये क्वेश्चंस देख के जाएंगे तो ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे. ठीक है, सो विद दिस विल एंड दिस वीडियो और फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं किसी और टॉपिक के साथ. थैंक यू.